Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3, the person-centered approach to assessment and counseling. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. This subsection which we are going to cover today is applications and evaluation. These two topics today we are going to finish. सो हमारा थर्ड यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ, जितने भी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है मेरा चैनल, उसमें मैं बता दूँ सबको कि मैं सब सेक्शंस यूनिट हर एक यूनिट के बनाती हूँ और उन सब सेक्शंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देती हूँ. तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे उनके लिंक आपको मिल जाएंगे. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट. और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में भी मैं बताती जाती हूँ बीच बीच में. आई बिलीव कि नॉलेज शुड बी लाइक कि आप जो भी पढ़ें आपको सब कुछ पता हो. ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना है. पढ़ना इसीलिए है क्योंकि आप अपने ज्ञान को कि दूसरों के ऊपर यूज़ कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें उस ज्ञान से. सो दैट इज़ माई फंडा. दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग these videos and putting those in my channel. So I hope you will also learn from these videos. So आज हम एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ हम इस टेक्नोलॉजी इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं. इन्होंने बताया है कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जो है ये रिलेशनशिप पे ज़्यादा जोर देती है, किसी इंडिविजुअल को समझना, अंडरस्टैंड करना, उस पर ज़्यादा जोर देती है. सो दैट इंसान जो है, हर एक जो भी पर्सन है जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, वो ग्रो हो और आगे बढ़ता जाए. तो ये अप्रोच जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में यूज़ होती है. जैसे कि हम इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं इस अप्रोच को, ग्रुप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, फैमिलीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट क्लिनिकल पॉपुलेशन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. क्लिनिकल पॉपुलेशन मतलब जिनको क्लिनिकल डिसऑर्डर्स है उनके ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं. मैडर एंड रॉजर जो हैं उन्होंने 4 मेजर कैटेगरी बताई थी जहाँ पे ये अप्रोच अप्लाई होती है. सो ये यहाँ पे इन्होंने दिया है ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग, एप्लीकेशन इन स्मॉल ग्रुप्स, देन एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल चेंज यहाँ पे यूज़ होती है, एंड काउंसलिंग, सिंपल जो काउंसलिंग होती है उसमें भी यूज़ होती है. सो पहला इन्होंने काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस है ये बताया हुआ है. जैसे साइकोथेरेपी और काउंसलिंग जो दोनों टर्म है इनको कभी कभी हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. मतलब कि हम काउंसलिंग को कभी कभी साइकोथेरेपी भी कह देते हैं और साइकोथेरेपी को हम काउंसलिंग भी कह देते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है. तो टेक्निकली जब हम बोलते हैं कि काउंसलिंग हो रही है तो काउंसलिंग का मतलब होता है कि 2 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. और जो टर्म यूज़ होता है इसके लिए वो कंजंक्शन होता है, जिसमें हम बहुत सारे एडवाइस गिविंग का काम करते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम इस काउंसलिंग टर्म को यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस में भी हम काउंसलिंग टर्म को ही यूज़ करते हैं. काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जनरली डिनोट करता है कि एक छोटे टाइम की एक ट्रीटमेंट है जो बिहेवियर पे फोकस करती है मोस्टली, कि किसी का बिहेवियर कैसा है सामने वाले का. और इसका जो टारगेट होता है वो होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करना, टैकल करना और उस इंसान को मेंटली ग्रो होने में हेल्प करना, सो दैट वो इंसान जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सही से डील कर पाए खुद से, जिसमें काउंसलर की ज़रूरत ना पड़े. साइकोथेरेपी की बात करें तो साइकोथेरेपी एक लंबे टाइम का ट्रीटमेंट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, और जो फोकस करता है इंसान के अंदर झांकने की, इंसान को ये बताने की कि उसके अंदर अंतर मन में क्या चल रहा है. तो ये क्रॉनिक जो फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको डील करने में साइकोथेरेपी हेल्प करती है. इसका मेन फोकस होता है पेशेंट के थॉट प्रोसेस पे फोकस करना और किस तरह से वो दुनिया को लेता है और दुनिया में अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करता है उसके ऊपर काम करना होता है. सो दोनों काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी एक ओवरलैपिंग तरीका की थेरेपीज़ हैं जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं. जो थेरेपिस्ट होता है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, और जो काउंसलर होता है उसका काम भी एक तरह से साइकोथेरेपिक मैनर में ही होता है. अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू काउंसलिंग में.
और कोई प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन होता है वो ही साइकोथेरेपी कर सकता है, जिसने पहले ऐसे काम किए हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हो गए, ट्रेंड काउंसलर हो गए, या सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये कर सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उसमें। साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो क्वालिफाइड एक बंदा होता है, काउंसलर होता है, क्वालिफाइड काउंसलर होता है, जो और ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर जो है वो साइकोथेरेपी कर सके, लेकिन साइकोथेरेपिस्ट काउंसलिंग भी कर सकता है और थेरेपी भी कर सकता है। सो काउंसलर जो होता है वो सिर्फ वो हो सकता है थेरेपी ना कर पाए, लेकिन जो थेरेपिस्ट है वो दोनों कर सकता है, काउंसलिंग भी कर सकता है और थेरेपी भी कर सकता है। सो ये जो थ्योरी है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की, ये स्कूल काउंसलिंग में भी यूज़ होती है। पेस्टोरल मतलब जो हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग में भी यूज़ होती है। मैरिटल या फैमिली काउंसलिंग में भी यूज़ होती है। ये प्ले थेरेपी भी यूज़ होती है इसमें, और स्पीच थेरेपी भी यूज़ होती है। प्ले थेरेपी और स्पीच थेरेपी दोनों में ये यूज़ की जा सकती है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। जो ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हम इसकी एप्लीकेशन है पर्सन सेंटर्ड में। तो जब भी हमें कोई रिलेशनशिप डेवलप करना है, ये मेंटेन करना है, तो ये बहुत एसेंशियल होता है कि जो प्रोफेशनल या फिर नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करें, किस तरह से बिहेव करें। तो ये फैसिलिटेट करती है ये वाली पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के पे को इम्प्रूव हो। जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो लोगों के बीच में, तो इसके प्रिंसिपल बहुत काम आते हैं उस टाइम पे। सो हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो होती है ये लोगों को हेल्प करती है एक दूसरे को पॉजिटिव रिगार्ड कैसे देना है, कैसे जेन्युइन रहना है, कैसे एम्पैथेटिक रहना है, कैसे एक दूसरे को समझना है। तो ये अप्रोच अप्लाई की जा सकती है सोशल वर्क में। नर्सेज को हेल्प करती है, नर्सेज को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिशियंस यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं वो फिजिशियन कहलाते हैं। वॉलंटियर वर्कर्स जो होते हैं और टीचर्स होते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में ये वाली अप्रोच यूज़ होती है। एप्लीकेशन इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में भी ये यूज़ होता है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। छोटे ग्रुप क्या, कौन से छोटे ग्रुप? छोटे ग्रुप का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो एक पर्टिकुलर रीजन से बनाए गए हैं, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए बनाए गए हैं, या स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बनाए गए हैं, या विमेन का ही ग्रुप है, या मैरिड कपल्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप है। इन सब में ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि गोल का मोटिव, जो ग्रुप का गोल होता है उसका मोटिव क्या है, ग्रुप का गोल क्या है, ग्रुप का मोटिव क्या है, उस पर बेस्ड ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है। तो इसमें कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि पर्सन सेंटर्ड में भी हम सिखाते हैं या सीखते हैं। तो जब आप किसी के साथ एम्पैथेटिक होंगे तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नाउ एक और एप्लीकेशन है, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है इंस्टीट्यूशनल चेंज। अगर हमें इंस्टीट्यूशन में और अच्छे से लोगों से आउटपुट निकलवाना है तो हम कर सकते हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस वो जो एस्पायर करते हैं कि उनके अंदर जो चेंज आया है वो एक तरीके से, एक सलीके से चेंज आए, या ह्यूमन के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाए, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई फैक्ट्री नहीं होता, इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा बनता है, जैसे ऑयल वाली भी प्लांट होते हैं जिसमें ऑयल बनाया जाता है, वो वाले प्लांट की बात करें, हरे पौधे वाले प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्लब्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ भी ये वाली अप्रोच यूज़ होती है। नाउ कमिंग टू इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन मतलब ये टेक्निक कैसी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। कार्ल रॉजर ने ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच दी थी, जैसे कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में आपने सुना होगा। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होती है काउंसलिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो खुद के अंदर चेंज को एग्जामिन कर सकता है वो रिकॉर्डिंग सुन के। तो रिकॉर्डिंग से हमें डिटेल्ड स्टडी मिल जाती है कि क्या कैसा क्लाइंट पहले कैसा था और थेरेपी के बाद कैसे हो गया, वो हमें पता चल जाता है। फिर काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग अप्रोच में ज़्यादातर रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि इसमें भी दी गई है। ये अप्रोच जो है वो रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और ये एज्यूम करती है कि अगर अच्छी रिलेशनशिप होगी तो ही हम क्लाइंट के अंदर चेंज ला सकते हैं, रादर देन टेक्निक से ज़्यादा रिलेशनशिप मैटर करती है कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच की।
जो क्लाइंट होता है ये अपने सॉल्यूशंस खुद प्रॉब्लम के फाइंड आउट करता है। इसमें काउंसलर उसको कोई आंसर निकाल के नहीं देता, तो अपने आप से क्लाइंट ढूंढता है। जब उसको ये पता चलता है कि उसको बहुत अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है काउंसलर से, तो उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बूस्ट होता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और जब उसको खुद पे भरोसा होने लगता है कि दुनिया मुझ पर भरोसा करती है तो मुझे भी खुद पे भरोसा करना चाहिए, ये वाली सोच से जब चलता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फिर खुद से निकाल पाता है। नाउ कमिंग टू क्रिटिसिज्म, मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट लोगों ने क्या ढूंढे, क्या गलतियां ढूंढी लोगों ने। तो फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये बहुत सिंपल अप्रोच है और बहुत डिफ़िकल्ट है इसका कोई मीनिंग निकालना है या इसको अप्लाई करना। ये जो इसके कंसेप्ट्स हैं थेरेपी के वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, शक्ल से बहुत इजी लगते हैं लेकिन अप्लाई करने में बहुत दिक्कत करते हैं। काउंसलर को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने का और स्किल होने का, तभी वो क्लाइंट को ढंग से हैंडल कर पाएगा। दूसरा है ये नॉन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें काउंसलर उसको सजेस्ट नहीं कर सकता आंसर, और सजेस्ट नहीं करता इसीलिए इसमें टाइम बहुत लगता है और एनर्जी भी बहुत लगती है। जबकि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें काउंसलर सीधे आंसर बता देता है, दिक्कत प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता है, तो टाइम बहुत बच जाता है, एनर्जी भी बच जाती है क्लाइंट की, क्लाइंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें ये नॉन डायरेक्टिव है तो क्लाइंट की अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है क्लाइंट को खुद के ऊपर। थर्ड इसकी क्रिटिसिज्म ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत मुश्किल होता है कि क्लाइंट के अंदर से उससे बहुत कुछ निकलवाना, तो ये बहुत ज़्यादा जेन्यून नहीं लगती है कई लोगों को। और क्लाइंट के साथ जेन्यून रहना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि क्लाइंट के साथ हमेशा काउंसलर जेन्यून नहीं हो सकता, वो सब कुछ नहीं बता सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर मेजर मोटिवेशन यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो ये जब भी ये हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही हमें करवाना है क्लाइंट को तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब क्यों नहीं होता जब वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है। तो जब प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती है तब क्यों नहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो पाता क्लाइंट का। तो उन्होंने बोला तो बाद में कैसे वो सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नहीं है, इसीलिए तो वो प्रॉब्लम के लिए आया है, सोल्यूशन के लिए आया है प्रॉब्लम लेकर। तो इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है इसको। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और मुझे कभी कभी कमेंट भी कर लिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।